डेथ एंड मी। अध्याय 51 योग्यता में अंतर। अगले दिन लड़ाई के प्रशिक्षण के दौरान रीन ने कोने में बैठी इन्ना मलाका को देखा जो अपनी छड़ी से अभ्यास कर रही थी जबकि बाकी सभी बच्चे एक दूसरे के खिलाफ अभ्यास कर रहे थे। तुम मलाका को अकेला क्यों छोड़ गए? रोआन ने आह भरी। मैंने ऐसा नहीं किया। बात बस इतनी है कि इन्ना का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए बाकी बच्चे उसे चुनौती देने से डरने लगे। रीन अपनी हंसी नहीं रोक सका। तो अब वे सिर्फ हमसे ही नहीं डरते। हा हा हा। धमाका। रोआन ने तुरंत रीन के सिर के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मार दिया। अपनी बकवास बंद करो और जाओ। रीन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। जहां जाना है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? इन्ना मलाका ही आपकी प्रतिद्वंदी होगी? आखिरकार आपको तलवारबाजी का अभ्यास करना होगा। रीन को यह बात अजीब लगी। क्या तुम इतने आलसी हो कि मुझे प्रशिक्षण के लिए अपने विचार भी नहीं भेज सकते? हालांकि रोआन ने नाक सिकोड़ी। तुमने मेरी डेथ स्वॉर्ड स्टाइल का अभ्यास करने में सिर्फ 1 हफ्ता बिताया है। जहां तक इन्ना मलाका की बात है, वह लगभग 3 हफ्तों से इस स्टाफ का इस्तेमाल कर रही है। यह देखते हुए कि तुम दोनों को अपने हथियारों के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था, वह एक अच्छी स्पैरिंग पार्टनर साबित होनी चाहिए। यकीन मानो, वह छोटी लड़की एक राक्षस है। खैर, शिकायत करना बंद करो और आगे बढ़ो। रीन ने आह भरी और फिर आगे बढ़ा। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह रोआन द्वारा तलवारबाजी सिखाने के तरीके के बारे में शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का स्तर स्पष्ट रूप से अलग है। इन्ना यह देखकर खुश थी कि आखिरकार कोई उसके साथ प्रशिक्षण लेने आया है। उसे वह लाठी बहुत पसंद थी, इसलिए उसने उस पर काफी मेहनत की थी। रीन ने भी लकड़ी की तलवारों में से एक निकाली और खुद को तैयार किया। लड़ाई जल्दी ही शुरू हो गई और शुरुआत में रीन को उस लड़की के सामने टिके रहने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, इन्ना मलाका का कौशल भी बढ़ता गया। रीन ने उससे सिर्फ एक लाठी से ही लड़ाई की थी, जबकि बाकी बच्चे तलवारबाजी में रीन के सामने कहीं नहीं टिकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो इन्ना मलाका को तलवारों से लड़ने की आदत नहीं थी। रीन को भी इसमें मजा आने लगा। इन्ना अभी बच्ची है, लेकिन उसकी प्रतिभा उसके सामने पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही है। दूसरी ओर रोआन ने उनकी लड़ाई को एक अलग नजरिए से देखा। जैसा मैंने सोचा था। पृथ्वी पर रीन एक साधारण आदमी था, उसमें कोई खास प्रतिभा नहीं थी और उसकी सीखने की गति भी औसत थी। लेकिन जंगल में और यहां उसकी प्रगति देखकर यह स्पष्ट है कि अब ऐसा नहीं है। मैं पहले इसकी पुष्टि नहीं कर सका क्योंकि फिलहाल हथियारों के साथ मेरा कौशल इससे आगे नहीं बढ़ सकता। फिर भी उसे उदाहरण के तौर पर लेते हुए मुझे लगता है कि हम दोनों की क्षमताएं किसी भी साधारण बच्चे से कहीं अधिक हैं। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें अतीत की यादें हैं, बल्कि हमारी सीखने की क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यह सही था। जैसे जैसे इन्ना मलाका ने रीन के खिलाफ अपनी छड़ी को मजबूत किया, रीन के तलवार चलाने के कौशल में भी उसके खिलाफ सुधार आया। बस रीन को लगा कि यह रीन की शिक्षा का नतीजा था, न कि उसकी प्रतिभा में अंतर का। खैर, उन दोनों को अभी भी उन हथियारों में महारत हासिल करने से पहले बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अंत में रीन ने इन्ना मलाका को हरा दिया, जो थोड़ी उदास हो गई। आखिर बच्चा तो बच्चा ही होता है। हारने के बाद कौन खुश होगा? मलाका के मन में यह बिल्कुल नहीं था कि उसने कितना सुधार किया है। उसे इस समय सिर्फ नतीजों की परवाह थी। यह देखकर रीन अपनी हंसी नहीं रोक सका। हा हा हा। तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर भी मुझसे लड़ने के लिए अभी बहुत जल्दी है। मैंने इस लड़ाई में तुम्हारे बराबर ही ताकत का इस्तेमाल किया है। अगर मैंने अपनी ऊर्जा संचय क्षमता से तुमसे लड़ाई की होती, तो यह लड़ाई पहले ही बार में खत्म हो जाती। रीन उसे धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह उसकी जुझारू भावना को समझ गया था, इसलिए उसने वे शब्द केवल उसे अपने प्रशिक्षण में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहे थे। वास्तव में रीन को यह स्वीकार करना पड़ा कि जब तक वह अपनी शारीरिक शक्ति को इन्ना के बराबर बनाए रखता है, तब तक वह वास्तव में एक अच्छी अभ्यास साथी है। इसके बाद रोआन आगे आया। ठीक है इन्ना, तुम जाओ और उन अभ्यासों को जारी रखो जो मैंने तुम्हें बताए थे। तुम्हारी भुजाएं अभी भी लंबे युद्धों को सहन नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अपनी साधना पर भी ध्यान देना मत भूलना। जहां तक रीन की बात है, अब तुम्हें तलवारबाजी सिखाने का समय आ गया है। रीन ने सिर हिलाया और रोआन के साथ अखाड़े में कदम रखा। अगर रोआन विचारों को बदलते हुए रीन से लड़ता, तो परिणाम कहीं बेहतर होता। रीन और रोआन को देखते ही सारे बच्चे उनके चारों ओर जमा हो गए। आखिर वे उन दोनों को सबसे ताकतवर मानते हैं। फिर भी इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि रोआन ने तलवार से रीन को बुरी तरह से पीट दिया। रीन का पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। बेशक सिखाना एक बात है, लेकिन रीन को पसंद करना बिल्कुल अलग बात है। चूंकि रोआन को उसे थोड़ा कष्ट देने का मौका मिला था, इसलिए उसने इसे हाथ से जाने नहीं दिया। अरे, क्या तुम थोड़ा संयम नहीं रख सकते? रोआन ने सिर हिलाया। जरूर। 1 हफ्ते तक सिर्फ मिठाइयां। रीन के होंठ फड़कने लगे। रहने भी दो। घर लौटने के बाद रीन और रोआन ने सोल जेम डायमेंशन में प्रवेश किया। वे इस बार उन वानर हड्डियों की जांच करने आए थे जिनकी कीमत 10 डेस्टिनी एनर्जी थी।
बंदर की हड्डियां 10 भाग्यांक। हम स्वीकार करते हैं। अचानक रीन और रोआन के शरीर चमकने लगे, या यूं कहें कि उनकी हड्डियां चमकने लगीं। दर्द से कराहते हुए दोनों जमीन पर गिर पड़े। शरीर रूपांतरण के चरण में हड्डियों में परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, लेकिन इस बार यह सब एक साथ हो रहा था, इसलिए इसे रोकना असंभव था। रोआन और रोआन प्यास से तड़पते हुए कुछ मिनट तक जमीन पर लौटते रहे, फिर आखिरकार रुके। परिवर्तन पूरा होने के बाद भी उनमें खड़े रहने की कोई ऊर्जा नहीं बची थी। हे भगवान, अगर मुझे पता होता कि यह इतना दर्दनाक होगा तो मैं इसे कभी नहीं खरीदता। हालांकि रोआन ने अपना सिर हिलाया। बेवजह की बातें करना बंद करो। हमें जो फायदे मिलते हैं उनकी तुलना में थोड़ा दर्द कुछ भी नहीं है। 1 घंटे बाद ही जुड़वा बच्चों में दोबारा खड़े होने की ऊर्जा आई। खड़े होते ही उन्हें अपने शरीर को हिलाना डुलाना कितना आसान लगने लगा। पहले की तुलना में यह बिल्कुल अलग था। शानदार। मैं कहूंगा कि हमारी शारीरिक शक्ति में कम से कम 20% सुधार हुआ है। सिस्टर ऑर्ब, आपने कहा था कि ये एप बोन्स एनहांसमेंट स्टेज के बाद अगला स्तर माना जा सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि बाहर के लोग भी इन एप बोन्स का अभ्यास कर सकते हैं? सही है। हालांकि एप बोन्स मैनुअल संकलित करने के लिए बड़ी संख्या में डेस्टिनी पॉइंट्स और लेवल 3 अथॉरिटी लेवल की आवश्यकता होगी। हमें कितने डेस्टिनी पॉइंट्स की आवश्यकता होगी? 300। क्या यह बहुत महंगा नहीं है? एक वैकल्पिक विकल्प मौजूद है। रीन और रोआन की आंखें चमक उठीं। भाईचारे के स्नेह का स्तर बढ़ रहा है। यह सुनकर रीन और रोआन ने लगभग उसे कोसना शुरू कर दिया। बेशक उन्हें अभी भी अच्छी तरह याद है कि सिस्टर ऑर्ब कितनी शक्तिशाली है। खांसी। हमें इस तरह की तकनीक फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों को उनके प्रयासों के साथ छोड़ देते हैं। रोआन ने जोर से सिर हिलाया। आत्मसुधार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्हें ब्रह्मांड को बचाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमें है। केवल ऐसे ही क्षणों में रीन और रोआन एकमत हो सकते हैं। अध्याय 52, पहली परीक्षा। सिस्टर ऑर्ब के साथ कुछ अतिरिक्त समय बिताने के बाद रीन और रोआन सोल जेम स्पेस से निकल गए। चूंकि दोनों को समय मिल गया था, इसलिए उन्होंने साधना में कुछ प्रयास करने का निर्णय लिया। बेशक साथ मिलकर भी ऊर्जा संचय क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंचने में उन्हें समय लगेगा। रीन और रोआन के लिए सब कुछ काफी शांत था। वे अपना दिन प्रशिक्षण, साधना और कक्षाओं में मदद करने में बिताते थे। हालांकि एस्ट्रेग शहर में जूरी और उसके दल के लिए हालात ऐसे नहीं थे। जब जूरी, एरकिल और अन्य लोगों के साथ शहर पहुंची तो वे सीधे कार्यशाला में गए। उनके कबीले में लॉ अयस्क की खान होने के कारण वे इस बार पर्याप्त मात्रा में लॉ अयस्क भी लाए थे। अगले 1 सप्ताह तक एरकिल और उसके शिष्यों ने एक के बाद एक लोहे की तलवारें बनाई। पर्याप्त तलवारें बनने से पहले कार्यशाला को खोला नहीं जाना था। आखिरकार उनका इरादा जाफा बैंक के साथ समझौता होने से पहले एक भी अतिरिक्त तलवार न बनाने का था। जूरी ने केवल तलवारों की मांग की क्योंकि वही सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला हथियार है। बाकी चीजों के बारे में वे बाद में सोच सकते थे। फिलहाल उन्हें मुनाफा सुनिश्चित करना था। अंततः उन्होंने लगभग 100 लोहे की तलवारें बनाईं, जो एक व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला हथियार था और जिसे अधिकांश आम लोग उपयोग करते थे। इन्हीं तलवारों का उपयोग अन्य लोग अपनी इस्पात की तलवारों का परीक्षण करने के लिए करेंगे। 1 सप्ताह बाद एरकिल ने सारा चूना पत्थर हटा दिया। उसने केवल आवश्यक लॉ अयस्क और कोयला ही रखा। किसी को भी शक नहीं हुआ कि कोयला धातु गढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा था। अगले दिन वर्कशॉप ने आखिरकार अपने दरवाजे खोल दिए। पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही लोगों की नजर इसकी बाहरी दीवार पर लगे एक अजीब से विज्ञापन पर पड़ी। एक नई तरह की तलवार बनाई गई है और हम सभी को इसे आजमाने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम 2 भाग्यशाली ग्राहकों को लोहे की तलवारों के मुकाबले इसे आजमाने का मौका देंगे। हमारी नई तलवार लोहे को मक्खन की तरह काट सकती है और आप इसे खुद महसूस कर सकते हैं। प्रतिदिन 3 बार आजमाने का मौका मिलेगा, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को। कृपया अपने दोस्तों को भी बुलाएं और इसे स्वयं देखें। अधिकांश लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया। कुछ ने इसे झूठा विज्ञापन समझा, जबकि अन्य ने माना कि इससे आध्यात्मिक तलवार प्राप्त होगी। यदि आध्यात्मिक उपकरण का स्तर पर्याप्त उच्च हो तो यह वास्तव में लोहे को बिना किसी परेशानी के काट सकता है। हालांकि ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहेंगे जो जिज्ञासु होंगे या संयोगवश सही समय पर वहां से गुजर रहे होंगे। आओ, हमारी नई स्टील की तलवार देखो। यह कोई आध्यात्मिक उपकरण नहीं है, लेकिन लोहे को ऐसे काट सकती है जैसे कोई आध्यात्मिक उपकरण हो। अगर आपको हमारी बातों पर शक है तो आप आकर खुद इसका परीक्षण कर सकते हैं। आओ। धीरे धीरे कार्यशाला के सामने लोगों का एक छोटा समूह इकट्ठा हो गया। संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जूरी इस संख्या से भी खुश थी। यह स्पष्ट था कि पहले परीक्षण पर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन इसके समाप्त होने के बाद इसकी चर्चा जरूर फैल जाएगी। जूरी ने घोषणाएं कर रहे योद्धा को वापस बुलाया और कार्यशाला से बाहर निकल गई। आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि आप सभी व्यस्त हैं, इसलिए आपका समय कीमती है। फिर भी मैं तुरंत 2 स्वयंसेवकों की तलाश कर रहा हूं। एक व्यक्ति हमारी इस्पात की तलवार पकड़ेगा,
जबकि दूसरा लोहे की तलवार का इस्तेमाल करेगा। आपको बस एक दूसरे की तलवारों पर हमला करना है। लोगों ने एक दूसरे को देखा और कुछ ही देर में दो आदमी आगे आए। दोनों ही ऊर्जा संचयन क्षेत्र में थे, जो शहर में एक आम बात थी। उनमें से एक ने लोहे की तलवार ली और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसकी जांच की ताकि यह पता चल सके कि वह नकली तो नहीं है। अच्छा, यह एक आम लोहे की तलवार है। दूसरे व्यक्ति ने स्टील की तलवार ले ली। ओह, यह तो मेरी सोच से हल्का है और धातु भी काफी चिकनी लग रही है। खैर, मुझे तो बस आपके दावे में दिलचस्पी है। तो आपको सच में कोई आपत्ति नहीं है अगर हम पूरी ताकत से तलवारें एक दूसरे पर चलाएं, है ना? अगर यह टूट भी जाए तो मैं कुछ भी भुगतान नहीं करूंगा। जूरी ने अपना सिर हिलाया। इस ग्राहक को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह टूट भी जाता है तो हमारी वर्कशॉप आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देगी। अपना पूरा प्रयास करें, मैं गारंटी देता हूं कि परिणाम आपको निराश नहीं करेगा। दोनों योद्धाओं ने सिर हिलाया और हमले की मुद्रा में आ गए। उनकी तलवारों पर आध्यात्मिक ऊर्जा का आवरण छाने लगा, जिससे पता चलता था कि वे सचमुच पीछे हटने वाले नहीं थे। यह देखकर जूरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक स्विश! लोहे और इस्पात की तलवारें आपस में टकराईं। हैरानी की बात नहीं है कि इस्पात की तलवार लोहे की तलवार को ऐसे भेद गई मानो वह कागज की बनी हो। रीन का इस्पात पृथ्वी पर पाए जाने वाले इस्पात से अलग था। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया गया था, जिससे इसकी आक्रमण शक्ति बहुत बढ़ गई थी। चूंकि इस्पात की तलवार चलाने वाले ने भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया था, इसलिए लोहे की तलवार का उसे नष्ट कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लोहे और इस्पात की तलवारें लिए दोनों योद्धा उस हमले के बाद अपना संतुलन खो बैठे। उन्होंने हमले के लिए खुद को तैयार कर लिया था। हालांकि इस्पात की तलवार लोहे की तलवार के आर पार इतनी आसानी से निकल गई कि उनकी तैयारी उन पर ही भारी पड़ गई। जब उन्होंने आखिरकार संतुलन वापस पाया तो दोनों ने लोहे की आधी तलवार को देखा। वहीं दूसरी ओर तलवार का दूसरा आधा हिस्सा भीड़ के पास जमीन पर गिर गया। वाह! सभी लोग हैरान थे। जूरी के दावे के मुताबिक इसने सचमुच लोहे को चीर डाला था। अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्ला उठा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक ऐसी तलवार जो आध्यात्मिक उपकरण नहीं है, लोहे को इतनी आसानी से कैसे काट सकती है? इसके पीछे जरूर कोई तरकीब होगी। सभी ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। वह व्यक्ति सही था, जहां तक उन्हें पता था, साधारण पदार्थ लोहे को इतनी कुशलता से नहीं काट सकते। उनकी नजर में केवल आध्यात्मिक यंत्र ही ऐसा कर सकता है। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था, यह तो सामान्य ज्ञान था जिसे उन्होंने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। हालांकि जूरी ने यह सुना और जोर से हंस पड़ी। अगर ऐसा है तो क्या यह ग्राहक हमारी स्टील की तलवार के खिलाफ आपकी ही तलवार का इस्तेमाल करने को तैयार होगा? अध्याय 53 लाभ। भीड़ फिर से उग्र हो गई। एक साधारण लोहे की तलवार खोना तो ठीक था, लेकिन वे देख सकते थे कि उस आदमी की कमर पर बंधी तलवार कहीं अधिक उच्च गुणवत्ता की थी। हालांकि यह कोई आध्यात्मिक उपकरण नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से लोहे की तलवार से कहीं बेहतर थी। वह आदमी एक पल के लिए पीला पड़ गया। आखिरकार उसने अपनी कमर पर बंधी उस तलवार के लिए काफी सारे स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे। लेकिन भीड़ को अपनी ओर देखते हुए देखकर वह समझ गया कि अब वह पीछे नहीं हट सकता। बहुत खूब, अगर तुम सचमुच मेरी रकाज तलवार को काट सकते हो तो मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन मैं पहले तुम्हारी इस्पात की तलवार देखना चाहता हूं। मैं यह पुष्टि करना चाहता हूं कि कहीं यह सचमुच कोई आध्यात्मिक उपकरण तो नहीं है। जूरी ने परीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति से स्टील की तलवार वापस ले ली और उसे सौंप दिया। उसके इस काम में जरा भी संकोच नहीं था। हालांकि अभी अभी तलवार का परीक्षण करने वाले व्यक्ति के मन में उस हथियार के लिए एक लालसा जरूर जाग उठी। ठीक है, कैसा है? क्या आपको मेरी इस्पात की तलवार में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही है? उस व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का कई बार प्रयोग किया। फिर भी वह उस पर जरा सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं देख सका। हम्मा! ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि यह तलवार लोहे को काट सकती है। शायद असली तरकीब लोहे की तलवार में ही छिपी थी। जूरी को कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा, इसका मतलब है कि जब हम परीक्षण के लिए तुम्हारी तलवार का इस्तेमाल करेंगे तो तुम शिकायत नहीं करोगे, है ना? उस आदमी ने दांत पीसकर सिर हिलाया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि अगर तुम्हारी स्टील की तलवार मेरी रकाज तलवार को काट नहीं सकती, तो तुम्हें उस तलवार को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। जूरी ने तुरंत सहमति दे दी। अगर इस आदमी को पता चल जाए कि उसकी आध्यात्मिक काज तलवार भी कट गई है, तो वह कैसा चेहरा बनाएगा? बहुत बढ़िया। क्या यहां कोई ऐसा भी है जो इस मित्र की तरह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के मध्य चरण में हो? मैं चाहता हूं कि आप हमारी इस्पात तलवार का परीक्षण करें। तुरंत ही 3 हाथ उठे। तभी जूरी ने देखा कि उनमें से एक महिला थी। वह भी ऊर्जा संचयन स्तर के मध्य चरण में थी। जूरी जानता था कि अगर वह उस महिला को चुनता है तो स्टील स्वॉर्ड का प्रभाव सबकी नजरों में और भी बढ़ जाएगा। इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसे तुरंत बुला लिया। वहां बैठी यह युवती, कृपया इधर आइए। चाहे वह महिला हो या राकाश तलवार वाला पुरुष, दोनों ही अचंभित रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जूरी सचमुच किसी लड़की को चुनेगा।
फिर भी इससे जूरी का अपनी तलवार पर विश्वास भी जाहिर हुआ। लड़की खुशी से बाहर आई और लोहे की तलवार उठा ली। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसकी जांच की और स्वीकार किया कि उसमें वास्तव में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। ठीक है, तुम दोनों जब चाहो तब शुरू कर सकते हो। इस भारी हंगामे के बाद कार्यक्रम देखने वालों की भीड़ और भी बढ़ गई। इससे जूरी और बाकी लोग और भी रोमांचित हो गए। महिला और पुरुष ने भी आक्रमण की मुद्रा अपना ली और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त कर दिया। दोनों पक्षों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जूरी के संकेत मिलते ही उन्होंने दूसरे पक्ष की तलवार पर हमला कर दिया। स्विश, क्लैंग। स्पष्टतः रकाज तलवार को भी बिना किसी समस्या के काट दिया गया। बेशक उच्च गुणवत्ता के कारण स्टील की तलवार के किनारों पर कुछ क्षति हुई। हालांकि यह कोई गंभीर क्षति नहीं थी और स्टील की तलवार का उपयोग अभी भी बिना किसी समस्या के किया जा सकता था। केवल खरोंच को दूर करने के लिए इसे तेज करने की आवश्यकता थी और यह उपयोग के लिए तैयार हो जाती। राकाज तलवार का तो अब कोई अस्तित्व ही नहीं था। जब उस व्यक्ति ने अपनी तलवार का दूसरा हिस्सा जमीन पर देखा तो वह भी लगभग रो पड़ा। आखिरकार उसने उस तलवार के लिए 70 स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे। दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। प्रस्तुति वाकई शानदार थी और उत्पाद भी असली लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि स्टील स्वॉर्ड का नाम जल्द ही खूब फैलेगा। आप सभी का धन्यवाद। आज सुबह का परीक्षण यही समाप्त होता है। आज दोपहर हम एक और प्रदर्शन करेंगे। यदि आप चाहें तो कृपया इसे दोबारा देखने आएं। स्टील की तलवार में रुचि रखने वाले लोग अंदर आकर पहले से तैयार की गई कई तलवारों में से एक चुन सकते हैं। जो लोग अभी यहां मौजूद हैं उन्हें हम 10% की छूट देंगे। जाहिर है वहां मौजूद ज्यादातर लोग सिर्फ तमाशा देखने आए थे। वे तलवार खरीदना नहीं चाहते थे। यहां तक कि जिन्हें दिलचस्पी थी भी उनमें से ज्यादातर लोग इतनी बड़ी चीज खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते थे। आखिर में सिर्फ 3 ग्राहक ही देखने के लिए वर्कशॉप में आए। हालांकि जूरी निराश नहीं हुई। असली खरीदार अभी तक इस घटना से अनजान हैं, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। लड़की ने स्टील की तलवार जूरी को वापस देने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। चूंकि मैं पहली बार इस तलवार को दुनिया के सामने दिखा रहा हूं, इसलिए मैं एक अपवाद बना रहा हूं। यह युवती इसे ले सकती है। बस बाद में इसे फिर से तेज करवाने के लिए किसी लोहार को बुलाना मत भूलना। हा हा हा। यह सुनकर लड़की बेहद खुश हुई। हालांकि वह ऊर्जा संचयन के मध्य चरण में थी, लेकिन वह अमीर नहीं थी। उसके लिए इतनी अच्छी तलवार खरीदना काफी मुश्किल होता। धन्यवाद सीनियर। जूरी ने सिर हिलाया और कार्यशाला में लौट गया। उस सुबह वारेन जनजाति की इस्पात कार्यशाला में 2 इस्पात तलवारें बिकी। रीन ने जूरी से पहले ही बात कर ली थी और उन्होंने कीमत 200 स्पिरिट स्टोन तय की थी। हालांकि इस्पात तलवार की कीमत 300 से अधिक थी, लेकिन यह तो आध्यात्मिक उपकरण की भी कीमत थी। अंततः लोग बाद वाले को ही चुनना पसंद करेंगे। एक साधारण तलवार खरीदने में कुछ तो फायदा होगा, इसीलिए 200 स्पिरिट स्टोन रखे गए। बेशक उन दोनों ग्राहकों ने केवल 180 से 180 स्पिरिट स्टोन ही दिए। जूरी ने अपने वादे को नहीं भूला था। उसने उन्हें 10% की छूट देने की घोषणा की थी और उसने ऐसा ही किया। जब वे चले गए तो एरकिल, उसके 2 शिष्य और जूरी ने स्पिरिट स्टोन को हैरानी से देखा। उन 2 स्टील की तलवारों को बनाने में कुल लागत 1 स्पिरिट स्टोन से ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर पल भर में 360 अंक मिल गए। अगर यह लाभ नहीं होता तो इस दुनिया में कोई लाभ नहीं कमा रहा होता। अध्याय 54 लोहार कबीले। दोपहर के समय पिछले दिन के कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ वापस आए, लेकिन अधिकांश लोग नए थे जो राहगीर थे। शाम ढलते ही कौआ थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन जूरी जानता था कि यह समय के कारण था। फिर भी उसकी कार्यशाला में परीक्षण जारी रहा। पहले दिन उनकी कार्यशाला ने कुल 5 इस्पात की तलवारें बेचीं, जिससे उन्हें लगभग 1000 स्पिरिट स्टोन प्राप्त हुए। अगले दिन भी वही हुआ। इतना ही नहीं, किसी ने इसे एक चाल समझकर अपनी तलवार को भी 2 हिस्सों में तोड़ देने की कोशिश की। आखिरकार दूसरे दिन के अंत तक जूरी को अपनी कार्यशाला पर कुछ उत्सुक निगाहों का एहसास होने लगा। फिर भी उसने बस मुस्कुराकर कार्यशाला बंद कर दी। रीन को एक संदेश भी मिला जिसमें अब तक के मुनाफे के बारे में बताया गया था। चूंकि वे अभी तक जाफा बैंक के साथ गठबंधन में नहीं थे, इसलिए सारा पैसा अभी भी पूरी तरह से उनका ही था। तीसरे दिन सुबह परीक्षा का समय। जूरी ने बाहर देखा तो पाया कि भीड़ कल से कहीं ज्यादा थी। उसके बगल में खड़ा एरकिल उनमें से कुछ लोगों को देखकर मुस्कुराया। इस बार तो काफी सारे लोहार हैं। शायद वे शहर की बड़ी लोहार कार्यशालाओं का हिस्सा हैं। जूरी ने सिर हिलाया। क्या आपको पता है कि वे कौन से हैं? इसके बाद एरकिल ने उनके परिधानों पर बने प्रतीक को देखा और फिर कहा, इनके बीच में सुफेरिया कबीला, वाटिल कबीला और गरकान कबीला है। ये शहर की सबसे बड़ी लोहार कार्यशालाएं हैं। मुझे कुछ मध्यम आकार की और कुछ अज्ञात कार्यशालाएं भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन चूंकि ये तीनों बड़ी कार्यशालाएं यहां हैं, इसका मतलब है कि जानकारी फैलनी शुरू हो गई है। ये शायद सिर्फ जासूस हैं, इन्हें आज सुबह के परीक्षण में कुछ नहीं करना चाहिए। हालांकि दोपहर का परीक्षण शायद बहुत हलचल भरा होगा। जूरी ने सिर हिलाया और फिर हमेशा की तरह परीक्षण करने के लिए बाहर निकल गई।
जब उन जासूसों ने देखा कि आध्यात्मिक उपकरण न होने के बावजूद नई स्टील की तलवार क्या कर सकती है, तो उनकी आंखें फटी रह गईं। उनमें से किसी ने भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपनी अपनी कार्यशालाओं में लौट गए। स्टील की तलवार की शक्ति वास्तव में बहुत अधिक थी। सुफेरिया कबीले की कार्यशाला में जासूस मुख्य लोहार लियाम सुफेरिया को इसकी सूचना दे रहा था। क्या क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? साधारण सामग्री से बनी तलवार लोहे को इतनी आसानी से कैसे काट सकती है? गुरुजी, मुझे पता है यह हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, वहां सचमुच यही हुआ था। उनकी इस्पात की तलवार एक निम्न स्तर की आध्यात्मिक तलवार जितनी ही शक्तिशाली है, शायद उससे भी अधिक। मैं, आपका शिष्य, कभी भी ऐसी चीज के साथ मजाक करने की हिम्मत नहीं करूंगा। लियम ने अपने शिष्य को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी, लेकिन अंत में उसने नाक सिकोड़ी। इसका मतलब बस इतना है कि वे अच्छी तरह से चाल चलना जानते हैं। फिर भी अगर दूसरे लोग यह मानने लगें कि ऐसी कोई चीज सच है, तो यह उनके कारोबार के लिए बुरा होगा। इसके बाद लियाम अपनी कार्यशाला में वापस गया और एक तलवार निकाली। यह देखकर उसके शिष्य की आंखें चमक उठीं। गुरुजी, क्या आप इस तिराकियू तलवार का इस्तेमाल उनकी इस्पात तलवार का परीक्षण करने के लिए करने की योजना बना रहे हैं? क्या यह थोड़ी ज्यादा ही शक्तिशाली नहीं है? लियाम बस हंस पड़ा। क्या वे यह नहीं कह रहे हैं कि उनकी स्टील की तलवार किसी आध्यात्मिक उपकरण जितनी ही अच्छी है, लेकिन साधारण सामग्री से बनी है? यह तिराकियू धातु थोड़ी मजबूत तो हो सकती है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक उपकरण नहीं है। अगर उनकी तलवार इतनी अच्छी है, तो मेरी इस तलवार के सामने उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अन्य कार्यशालाओं में भी इसी तरह की घटनाएं घट रही थी। कुछ लोगों ने इसे लियाम की तरह एक चाल समझा, जबकि अन्य ने इसे व्यापारिक अवसर माना। फिर भी सभी ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। जब तक यह कोई आध्यात्मिक उपकरण नहीं था, तब तक यह अनुचित नहीं था। दोपहर के समय वहां और भी अधिक भीड़ जमा हो गई। वहां न केवल लोहार कार्यशाला के प्रतिनिधि थे, बल्कि ऊर्जा संचयन क्षेत्र के अंतिम और चरम चरण में पहुंचे कुछ शक्तिशाली योद्धा भी मौजूद थे। अफवाहें तेजी से फैल गईं, इसलिए वे इस इस्पात की तलवार में दिलचस्पी लेने लगे, जो सस्ती होने के बावजूद आध्यात्मिक उपकरण के समान ही शक्तिशाली थी। जूरी एक बार फिर आगे बढ़ा और अपना शो शुरू किया। उसने ऐसा दिखाया जैसे यह कोई आम भीड़ हो और उसी के अनुसार व्यवहार किया। आप सभी का स्वागत है। आप में से अधिकांश लोग हमारे परीक्षणों के बारे में पहले से ही जानते हैं, इसलिए मैं 2 स्वयंसेवकों से हमारी नई स्टील तलवार का परीक्षण करने का अनुरोध करता हूं। क्या कोई इसे आजमाने के लिए तैयार है? मैं हूं। किसी के कुछ कहने से पहले ही भीड़ में एक शक्तिशाली आवाज गूंज उठी। कार्यशाला के अंदर से देख रहे एरकिल ने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया। न केवल उसने, बल्कि आसपास के लोहारों ने भी उस आदमी की पहचान तुरंत जान ली। एरकिल ने फिर जूरी को आध्यात्मिक संवेदना का संदेश भेजा। यह मार्लिन वाटिल है, वाटिल कबीले का मुखिया लोहार। उससे सावधान रहना। जूरी ने मुंह से लार टपकाई और सिर हिलाया। धन्यवाद महोदय। मुझे एक और स्वयंसेवक की आवश्यकता है जो हमारी लौह तलवार का उपयोग करेगा। क्या कोई और है? यहां एक और आदमी आगे आया। यह देखकर लोहारों की भीड़ और भी उत्साहित हो गई। ये सुफेरिया कबीले के लियाम सुफेरिया हैं। वे भी इसकी जांच करने आए थे। एरकिल ने तुरंत जूरी को उस आदमी की पहचान बता दी। जूरी को आश्चर्य हुआ कि उनके परीक्षण में एक साथ 2 मुख्य लोहार शामिल हो गए। हालांकि यह एक अच्छा मौका भी है। इसके बाद जूरी ने उसे लोहे की तलवार देने की कोशिश की, लेकिन लियाम ने तुरंत इनकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं। आपने कहा था कि आपकी इस्पात की तलवार आध्यात्मिक उपकरण के बराबर है, हालांकि यह आध्यात्मिक उपकरण नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं अपनी तलवार से आपकी तलवार की परीक्षा लूंगा। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? फिर लियाम ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। देखते ही देखते आसपास के सभी लोहारों ने ध्यान दिया कि यह किस प्रकार की तलवार है। यह तिराकियू धातु की तलवार है। ऐसा लगता है कि लियाम इस स्टील की तलवार को नष्ट करने पर तुला हुआ है। यह भी अच्छा है। तिराकियू धातु की तलवार अच्छी और दुर्लभ है, लेकिन फिर भी यह आध्यात्मिक उपकरण के स्तर की नहीं है। उसके द्वारा इसका उपयोग करने में वास्तव में कोई बुराई नहीं है। जूरी ने यह देखा और बस मुस्कुरा दी। कोई समस्या नहीं है। मुझे बस उम्मीद है कि यह दोस्त खराब होने पर हमारी वर्कशॉप को चार्ज नहीं करेगा। लियाम ने नाक सिकोड़ी और सिर हिलाया। उसके लिए तिराकियू तलवार की कीमत जेब खर्च के बराबर थी। पहली बात तो यह कि उसे विश्वास ही नहीं था कि वह स्टील की तलवार उसकी तिराकियू तलवार को तोड़ सकती है। इसके बाद जूरी ने अपनी स्टील की तलवार मार्लिन वाटिल को सौंप दी। तलवार लेते ही मार्लिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह हल्का है, लेकिन यह इतना चिकना कैसे हो गया? साथ ही इसके अंदर जरा भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। जब उन्होंने कहा था कि यह साधारण सामग्रियों से बना है, तो वे मजाक नहीं कर रहे थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ लियाम और उसकी तिराकियू तलवार के साथ यह जल्द ही पता चल जाएगा कि यह स्टील की तलवार असली है या नहीं। बहुत खूब महोदय। आप किसी भी समय शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। अध्याय 55 आभारोक्ति। हैरानी की बात यह है कि दोनों मुख्य लोहार नींव स्थापना के स्तर पर थे।
इतना ही नहीं, वे जूरी से कहीं आगे थे, दोनों ही अंतिम चरण में थे। वैसे यह तो अपेक्षित ही था। वे शहर के 3 सबसे बड़े लोहार कुलों में से 2 से थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि जूरी और उसके वारेन कबीले की तुलना में उनके पास कहीं अधिक संसाधन हो। स्टील और तिराक्यू तलवारों के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होने लगी। ठीक उसके बाद प्रत्येक लोहार की ऊर्जा भी उसी प्रकार एकत्रित होने लगी। मार्लिन की आध्यात्मिक ऊर्जा हरी हो गई, जबकि लियाम की ऊर्जा चमकीले लाल रंग की हो गई। बिना किसी देरी के दोनों पक्षों ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे की तलवारों पर वार किया। उनका इरादा वास्तव में दुश्मन की तलवार को नष्ट करना था। लोग घबराकर इसे देख रहे थे, जबकि जूरी और एरकिल मन ही मन हंस रहे थे। उनके लिए तो नतीजा बहुत पहले ही तय हो चुका था। निश्चित रूप से लियाम की तिराक्यू तलवार तुरंत ही चूर चूर हो गई। लोहे की तलवारों की तुलना में इस्पात की तलवार उसे आसानी से भेद गई। इसका कारण सीधा सा था, तलवारों को धारण करने वालों का स्तर। साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा से हथियार की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। यह देखते हुए कि इस्पात की तलवार पहले से ही कहीं बेहतर थी, यह कहना गलत नहीं होगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा और तत्वों के शामिल होने पर दोनों की आक्रमण शक्ति का अंतर और भी बढ़ गया। अंत में स्टील की तलवार पर लगभग कोई निशान नहीं बचा था, जबकि तिराक्यू तलवार 2 हिस्सों में कट गई थी। लियाम ने अपनी आधी तिराक्यू तलवार को देखा और अवाक रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी तलवार इतनी आसानी से टूट गई। मार्लिन के चेहरे पर भी यही भाव था। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी आध्यात्मिक चेतना स्टील की तलवार पर ही केंद्रित थी। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि तलवार में किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट नहीं हो रही थी। इसका मतलब था कि स्टील की तलवार वास्तव में साधारण सामग्री से बनी थी। एक गहरी सांस लेते हुए मार्लिन ने जूरी की ओर देखा और तलवार वापस उसे सौंप दी। यह एक शानदार तलवार है। जूरी ने इसे ग्रहण किया और सिर हिलाया। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। हमारी कार्यशाला ने इसे बनाने के लिए कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। यह हमारी खून पसीने की मेहनत का फल है। जाहिर है यह सरासर झूठ था। दुर्भाग्य से अगर जूरी सच भी बता दे तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। क्या यह एक 5 साल के बच्चे ने बनाया था? क्या उसका पुनर्जन्म हुआ था? भला कौन इस पर यकीन करेगा? जाहिर है जूरी उन्हें कभी सच बताएगा ही नहीं। उसने और रीन ने बस एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, बस। वैसे भी कोई यह साबित नहीं कर सकता था कि वे झूठ बोल रहे हैं। इंतजार। जैसे ही जूरी वर्कशॉप में लौटने वाली थी, लियाम आगे आया और उसने पूछा, अपनी कीमत बताओ। मेरा सुफेरिया कबीला इस धातु को बनाने के सूत्र के लिए भुगतान करने को तैयार है। यह सुनकर वाटिल और गरकान कबीले भी आगे आए। दोस्त, उसकी बात मत सुनो, हमारा गरकान कबीला तुम्हें निश्चित रूप से कहीं बेहतर सौदा पेश कर सकता है। हा। बकवास। मेरा यह दोस्त इस फॉर्मूले को हमारे वाटिल कबीले को बेच दे। हमसे बेहतर आपको कोई और संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तुरंत ही तीनों मुख्य लोहार आपस में बहस करने लगे। उन्होंने मध्यम और छोटे आकार की कार्यशालाओं को बीच में आने का मौका तक नहीं दिया। पहली बात तो यह थी कि वे शुरू में उनसे ज्यादा कुछ दे ही नहीं सकते थे। अचानक जूरी ने अपना हाथ उठाया। उन दोस्तों को लड़ना बंद कर देना चाहिए। वैसे भी लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारी वर्कशॉप का स्टील की तलवार बनाने का फॉर्मूला बेचने का कोई इरादा नहीं है। तीनों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या आपको लगता है कि आपकी जैसी छोटी कार्यशाला इसे गुप्त रख पाएगी? देर सवेर यह फॉर्मूला चोरी हो ही जाएगा। यह चीज सोने की खान है। नहीं, यह तो स्पिरिट स्टोन्स की खान है। अगर आप इसे नहीं बेचते हैं तो अंत में आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा। यह सुनकर जूरी मुस्कुरा उठी। इन दोस्तों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी कार्यशाला की रक्षा के लिए अपने कबीले के कई योद्धाओं को बुलाया है। फिलहाल हम सुरक्षित हैं। तीनों ने जूरी द्वारा बताए गए योद्धाओं को देखा, लेकिन अपनी आध्यात्मिक चेतना से उनकी साधनाओं की जांच करने के बाद उन्हें लगा कि यह व्यक्ति मजाक कर रहा है। क्या आप इसे ऊर्जा एकत्र करने वाले क्षेत्र की चींटियों के झुंड से सुरक्षित रखना चाहते हैं? जूरी को उस टिप्पणी से कोई आपत्ति नहीं हुई और वह बस हंस पड़ी। कोई बात नहीं, मैं भी एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर हूं। साथ ही जब तक हम शहर के अंदर हैं, कानून हमारी रक्षा करेंगे। यह आदमी बेवकूफ है। तीनों मुख्य लोहारों के मन में सबसे पहला यही विचार आया। उन्होंने जूरी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जूरी अपने स्टील मेटल के फॉर्मूले को अपने तक ही सीमित रखने पर अड़ा हुआ था। अंत में उन्हें हार मानकर इसे बनाने की विधि हासिल करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ा। मार्लिन वाटिल ने जूरी के हाथ में मौजूद इस्पात की तलवार को देखा और अनुरोध किया, चूंकि ऐसा है तो मुझे 5 स्टील की तलवारें चाहिए। कृपया उन्हें मेरे लिए तैयार कर दीजिए। यह सुनकर जूरी की आंखें चमक उठीं। जरूर। कृपया मेरे साथ हमारी कार्यशाला में आइए और अपनी पसंद के आइटम चुन लीजिए। सुफेरिया और गरकान कबीलों ने तुरंत मार्लिन की मंशा को भांप लिया। उन्होंने भी तुरंत 5-5 स्टील की तलवारें खरीद ली। लेकिन वे अकेले नहीं थे। मध्यम और छोटे आकार की लोहार की कार्यशालाओं ने भी कम से कम एक स्टील की तलवार खरीदी।
सीधे शब्दों में कहें तो वे इन तलवारों का अध्ययन करके यह समझना चाहते थे कि स्टील बनाने की प्रक्रिया क्या है। जूरी और उसके साथी बेहद खुश थे। एक ही दिन में उन्होंने 53 स्टील की तलवारें बेच दी, यानी 6,600 स्पिरिट स्टोन। पूरे कबीले के मिलकर काम करने पर भी उन्हें एक महीने में इतनी रकम कमाना मुश्किल होता। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहारों की कार्यशालाओं की नज़र उन पर पड़ गई थी। इसके बाद बिक्री कुछ समय के लिए फिर से कम हो जाएगी। उद्घाटन के 5वें दिन वारेन वर्कशॉप ने आखिरकार अपनी 100वीं तलवार बेच दी। कारोबार खूब फल फूल रहा था। लेकिन उसी समय अन्य वर्कशॉपों के लिए हालात बिगड़ते जा रहे थे। अब तक कोई भी स्टील की तलवारें बनाने की प्रक्रिया का पता नहीं लगा पाया था।